मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ के लोक कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ा है, आज मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास आपके सामने लाने वाला हूँ। हम लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है या इतिहास को हम 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है वो होता है प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। दूसरा है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन का इतिहास। इतिहास को हम लोग ज्यादा से ज्यादा 4-5 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। 29 तारीख को आई थिंक आपका एग्जाम है, तो उस हिसाब से मैं छत्तीसगढ़ को बहुत ही शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जो व्यापम में क्वेश्चन बनने की चांसेस है, उसको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन का इतिहास। यहां से अपन स्टार्ट करेंगे जो कि कलचुरी शासन व्यवस्था से स्टार्ट होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन। इससे पहले मैं इतिहास पढ़ाने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। जैसे ये कोई राजा का राजधानी है और ये उसका राज्य है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं, ये उसका राज्य है और यहाँ पर केंद्र में, यहाँ कहीं पर ये राजा का राजधानी है। राजधानी का अर्थ ये होता है कि राजा यहाँ पर निवास करता है इस क्षेत्र पे, और ये जो एरिया मैंने बनाया है ये उसका टोटल राज्य है। अब एक राजा इस पूरे राज्य को तो संभाल नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार, अपने बेटे या अपने भाई के बेटे या अपने भाई, छोटे भाई को कहीं दूसरे जगह पे, जैसे इस कोने पे अपनी दूसरी राजधानी बना लिया या इस जगह का गवर्नर नियुक्त कर दिया। समझना मेरी बात, ये मेन राजा का राजधानी है, ये राजधानी है, राजा यहां पर शासन कर रहा है यहां पर। और अपने किसी रिश्तेदार को, ये मैंने इसको बी मान लिया, बी पे भेज दिया गवर्नर बना के, क्योंकि इतना बड़ा राज्य वो संभाल नहीं पा रहा था अकेले। तो जो राजा, जो ये बी है ना, बी का जो क्षेत्रफल था लगभग ये था, समझिएगा ऐसा आप, ये बी का क्षेत्रफल है। ये जो जो राजा का कोई सगा संबंधी रिश्तेदार है वो इस जगह पे शासन कर रहा था, और शासन कर रहा था मतलब राजा के अधीन था। मतलब इसका मेन काम होता था, मेन 2 काम होता था। पहला काम होता था कि अगर ये राजा, यहाँ का राजा किसी दूसरे राज्य से युद्ध लड़ने जाएगा तो ये सैन्य सहायता प्रदान करेगा, सैन्य सहायता प्रदान करेगा। दूसरा, इस क्षेत्र से राजा बी, मतलब यहाँ का जो गवर्नर है, ये राजा को टैक्स वसूली करके देगा। ये 2 मुख्यतः काम होते थे। आप समझ रहे होंगे, आपने ऑलरेडी इतिहास पढ़ा होगा। मैं आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये राजा केंद्र में बैठा हुआ है, ये उसका एक गवर्नर है जो उसे टैक्स देता है। लेकिन समय के साथ अब क्या होता है, ये जो गवर्नर है ये थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है और ये राजा का उत्तराधिकारी जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तब ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर ये जो गवर्नर है या गवर्नर का जो संतान था वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। पहले अधीन था, अब ये बोल दिया मैं मुक्त हूं यहां से। मुक्त मतलब अपनी स्वतंत्र राज्य, अब ये खुद राजा बन जाता है और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब इस राजा को ना ही ये सैन्य सहायता प्रदान करेगा और ना ही टैक्स कलेक्ट करके इस राजा तक पहुंचाएगा। अब मतलब ये खुद एक का राजा हो गया और ये उसकी राज्य हो गया, यहां तक उसकी राज्य हो गया। आप समझ रहे होंगे। और समय के साथ हो सकता है इस राजा से लड़ाई करके इसके ये क्षेत्र भी वो कब्जा में कर ले, है ना, और अन्य क्षेत्र भी ये जीत सकता है। इस प्रकार एक नए राज्य का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अब हम मान लेते हैं कि ये मुक्त हो चुका है, जो गवर्नर बी था वो मुक्त हो चुका है और ये उसकी राज्य होगी। अब ये अपने क्षेत्र का स्वतंत्र शासक हो गया, ना ही ये किसी दूसरे राज्य पे डिपेंड है। इसी प्रकार हमको इतिहास में इस प्रकार नए शासक की जो जन्म हो रहा है वो दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कलचुरी, रतनपुर की कलचुरी। देखिए पहले समझिएगा, कहीं पर त्रिपुरी था और त्रिपुरी के कलचुरी हुआ करते थे। अब ये सपोज करिए त्रिपुरी की कलचुरी है, अब ये त्रिपुरी का मेन राजा है, राजा। अब राजा अपने किसी रिलेटिव को अपना प्रतिनिधि बनाकर रतनपुर में शासन करने के लिए भेजा। तो इसमें इन्होंने किसको पहले भेजा, मैं उसका नाम आपको बता देता हूं। तो उनका नाम था कलिंग राज।
कलिंग राज को अपना प्रतिनिधि बनाकर छत्तीसगढ़ के रतनपुर में, रतनपुर नहीं, तुम्माड़, जो कि कोरबा का क्षेत्र है, तुम्माड़, इस जगह पे त्रिपुरी के राजा ने कलिंग राज को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस जगह पे शासन करने को भेजा। अब यहां से हमारा छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश ये शुरुआत होगा। हमको त्रिपुरी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न नहीं आएगा। अब जहां से प्रश्न आएगा मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रतनपुर के कलचुरी। ध्यान से समझिएगा, मैं इसको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा आपको। रतनपुर के कलचुरी, अब देखो ये शासन व्यवस्था प्रारंभ कहां से हुआ, इस पे पहले समझते हैं हम लोग। ये शासन व्यवस्था प्रारंभ कहां से हुआ? जैसे मैंने बताया अभी आपको कि पहले शासक कलिंग राज ये त्रिपुरी के कलचुरी के प्रतिनिधि बनके छत्तीसगढ़ के तुम्माड़ में शासन अपना स्टार्ट किए। इसके बाद जो सेकंड राजा हुए वो थे कमल राज। इन्होंने भी त्रिपुरी के अधीन रहकर तुम्माड़ से ही शासन व्यवस्था संभाला और तुम्माड़ से ही शासन किया। तीसरे शासक हुए वो है कमल राज, सॉरी, रत्नदेव प्रथम। इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, तुम्माड़ से परिवर्तन करके रतनपुर लेके आए। इन्होंने रतनपुर को बसाया और रतनपुर को ही अपनी राजधानी बनाया। अब यहां से थोड़ी कहानी आपके दिमाग में जा रही होगी कि कैसे तुम्माड़ से राजधानी रतनपुर ट्रांसफर हुआ। रतनपुर ट्रांसफर किन्होंने किया? रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि तुम्माड़ से किन शासकों ने शासन किया? तो तुम्माड़ से कलिंग राज ने किया, कमल राज ने किया और रत्नदेव प्रथम ने भी कुछ वर्ष शासन किया तुम्माड़ से। उसके बाद रतनपुर को बसाया। रतनपुर को बसाने के बाद अपनी राजधानी यहां रतनपुर में शिफ्ट कर दिया। क्या तक समझ में आया आपको? अब मैं फिर से कलिंग राज की तरफ जाऊंगा। कलिंग राज में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको आपको एक बार डिस्कस कर लो। अब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कलिंग राज से, तो याद रखना रतनपुर के कलचुरी। एग्जाम में आपका आएगा रतनपुर के कलचुरी या छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रथम संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ये सब आएगा प्रश्न। तो आपको कलिंग राज नाम याद रखना है। पहले राजा कौन थे रतनपुर के? कलिंग राज। या छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के प्रथम शासक कौन थे? कलिंग राज। ये सब आपको याद रखना है, पहला। दूसरा याद रखना, इन्होंने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण कराया। महामाया मंदिर का निर्माण चैतुरगढ़ में। फिर से एक नोटबुक निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना चालू करिए। कलिंग राज के बगल में पहला लिखिए कि रतनपुर के या छत्तीसगढ़ के कलचुरी के प्रथम शासक थे ये। दूसरा, इन्होंने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। ये दो यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अब अगले शासक की ओर चलता हूं मैं, कमल राज। अच्छा, कलिंग राज का कार्यकाल या शासनकाल 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक था। मतलब इन्होंने 20 वर्ष त्रिपुरी के अधीन रहकर शासन किया। कहां पर? तुम्माड़ से। उसके बाद 1020 से, ये डेट आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ये स्टार्टिंग का डेट याद रख लेना, 1000 से 1020 तक कलिंग राज ने शासन किया। उसके बाद कमल राज ने 1020 से 45 ईस्वी तक तुम्बाड़ से शासन किया। अब इसमें एक चीज याद रख लेना, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो गवर्नर होता था, ये गवर्नर सैन्य सहायता देता था मेन राजा को। जो मुख्य राजा हुआ करता था, जो राजधानी में बैठता था, उसको सैन्य सहायता, मतलब अपनी सेना युद्ध के समय मदद करता था, सैन्य सहायता। तो इसी प्रकार क्या हुआ, त्रिपुरी के शासक ने, उनका नाम था त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव ने उड़ीसा से लड़ाई किया। मतलब उड़ीसा के राजा से युद्ध में किया। तो उस युद्ध के दौरान कमल राज ने अपनी सेना के सहित किसकी मदद की? त्रिपुरी के राजा गांगेय देव की मदद करी। यहां तक समझ में आया? जैसे मैंने आपको बताया, बस यही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद मैं तीसरा आता हूं रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम से मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना, यहां से व्यापम क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा लिखते जाओ। पहला, इन्होंने रतनपुर को बसाया। ठीक, बसाने के बाद रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये सब याद रखना। इनका कार्यकाल मैं लिख दूं, इनका कार्यकाल 1045 से 65 ईस्वी तक था। यह शासनकाल इनका ये है। और क्या रखना याद रखना है, रत्नदेव प्रथम ने ही जो रतनपुर के महामाया मंदिर है उसको 1049 या 50 के बीच में, मतलब 11वीं सदी में, ये प्रश्न बनता है। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में क्या बनवाया? रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ये एग्जाम में बनता है कि महामाया मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया, तो रत्नदेव प्रथम ने करवाया। रतनपुर को राजधानी किसने बनाया? रत्नदेव प्रथम ने बनाया। ये सब याद रखना। अब इन्होंने तुम्बाड़ में भी कुछ बनवाया था, तो इन्होंने तुम्बाड़ में बंकेश्वर रत्नेश्वर मंदिर बनवाया था। बंकेश्वर मंदिर तुम्बाड़ में बनवाया। बंकेश्वर, रत्नेश्वर, रत्नेश्वर मंदिर कहां बनवाया? तुम्बाड़ में। ये दो मंदिर जो है इन्होंने तुम्बाड़ में बनवाया। ये सब याद रखना है आपको। इसके बाद जो अगले शासक हुए चौथे नंबर के, वो है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम। वैसे इनके नाम के आगे भी लिख लेना, रत्नदेव प्रथम लिखा हुआ है। ये पृथ्वीदेव प्रथम, इनका शासनकाल 1065 से ईस्वी से 95 ईस्वी तक था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि का नाम याद रखना, महामंडलेश्वर। मैं लिखते चल रहा हूं, आप भी पेन कॉपी उठा के लिखते चलिए, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। एग्जाम में प्रश्न बनेगा, महामंडलेश्वर की उपाधि निम्न में से किन शासक ने धारण की? एक ये उपाधि धारण की, और दूसरा एक और उपाधि याद रखना, ये उपाधि है समाधि गताशेष पंच महाशब्द। पंच महाशब्द, ये इन्हें कहा गया है। इनके जो ताम्रपत्र हम मिले उसमें पृथ्वीदेव प्रथम को इस नाम से संबोधित किया गया है। इनकी एक महत्वपूर्ण उपाधि है, इस उपाधि में इन्हें सकल कोसलाधिपति कहा गया है। सकल कोसलाधिपति, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, व्यापम में पूछा हुआ है, तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। ये एग्जाम में बन सकता है। सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण की। याद रख लेना ये। अब एक दो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, मैं उसको लिखते चलूं यहां पर। एक दो आप याद रखना। पहला यहां से, इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण कराया? तो तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। पृथ्वी देवेश्वर, इस मंदिर का निर्माण कराया तुम्बाड़ में। रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इतना याद रखिए। उसके बाद जो अगले शासक हुए वो थे जाजल देव प्रथम। जाजल देव प्रथम, इनका शासन काल था 1095 से 1120 ईस्वी। ये इनका कार्य शासन काल था। ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, पहले ये याद रखना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, कि इन्होंने अपने राज्यकाल में त्रिपुरी से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मतलब ऊपर के जो चार शासक के नाम हमने पढ़ा है, कौन कौन से? कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, ये चारों ने त्रिपुरी के अधीन होकर शासन किया। लेकिन ये पहले शासक थे जाजलदेव प्रथम, इन्होंने त्रिपुरी से अपनी स्वतंत्रता की क्या कर दी? घोषणा कर दी। और इसे प्रदर्शित करने के लिए अपने नाम के सोने एवं तांबे के सिक्के प्रचलित किए। अब एक प्रश्न बनता है, इनके सोने के सिक्के के अग्रभाग में और पश्च भाग में क्या लिखा हुआ था? तो इनके सोने के सिक्के के अग्रभाग में लिखा हुआ था, ये सोना का सिक्का है, तो इस सोने के सिक्के के अग्रभाग में
सामने की ओर लिखा था श्रीमज्जाजल। देव, ये अग्रभाग में लिखा था। और पश्च भाग में लिखा था गज शार्दुल, ये अग्रभाग में लिखा था। और पश्च भाग में लिखा था गज शार्दुल। गज शार्दुल ये अंकित थे। अब ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, किनके सिक्कों में गज शार्दुल अंकित था। ये सिर्फ सिंपल सा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है जाजलदेव प्रथम के सिक्के में गज शार्दुल अंकित था। अब यहां से एक चीज और याद रखिए कि इनके जो तांबे के सिक्के थे, इसमें श्री हनुमान जी अंकित थे। तांबे, ये सोने के सिक्के में थे, ये जो बताया सोने के सिक्के का है। और जो तांबे का सिक्का है, तांबे के सिक्के में श्री हनुमान जी अंकित थे। श्री हनुमान जी अंकित थे, याद रखिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव ने क्या किया था, रतनपुर पर भयंकर आक्रमण किया। इस आक्रमण के फलस्वरूप जाजलदेव को गुस्सा आ गया। अब उन्होंने इससे बदला लेने के लिए क्या किया, उस पर आक्रमण किया और सोमेश्वर देव को और उसके रानियों और उसके मंत्रियों सबको क्या कर लिया, कैद कर लिया। तो इसकी जानकारी हमको कुरुसपाल शिलालेख से पता चलती है। कुरुसपाल, इस बार सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कुरुसपाल अभिलेख किससे संबंधित है। तो आप भी याद रखिए, ये कुरुसपाल जो शिलालेख है या अभिलेख है, ये सोमेश्वर देव प्रथम का है। सोमेश्वर देव, ये किसका अभिलेख है या शिलालेख है, तो ये याद रखना सोमेश्वर देव। ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमेश्वर देव कहां के शासक थे, तो ये छिंदक नागवंशी, छिंदक नागवंशी के शासक थे। तो कुरुसपाल ने जब कलचुरी शासक जाजलदेव के राजधानी रतनपुर पे आक्रमण किया, उसके फलस्वरूप जाजलदेव ने जाजलदेव ने सोमेश्वर देव को जाजलदेव ने सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया। साथ ही साथ उनकी रानी, उनके सभी मंत्रियों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। किन्होंने बंदी बना लिया, जाजलदेव प्रथम ने बंदी बना लिया। तब सोमेश्वर देव की माता, इनका नाम भी याद रखना है, इनकी माता सोमेश्वर देव की माता का नाम है गुंड महादेवी। गुंड महादेवी, गुंड महादेवी ने आग्रह किया कि आप मेरे बेटे को छोड़ दो। तो इस आग्रह को मानते हुए जाजलदेव ने सोमेश्वर देव और उनकी रानी और उनके मंत्रियों सभी को क्या कर दिया, छोड़ दिया और माफ कर दिया। ठीक, तो यहां से याद रखिएगा कुरुसपाल एक शिलालेख है या अभिलेख है जिसमें इस घटना के संबंधित जानकारी लिखी हुई है और इससे हमें इस बात की जानकारी हुई, ये याद रखना आपको। कुछ अन्य महत्वपूर्ण, जाजलदेव ने जाजल्यपुर नामक नगर की स्थापना की। जाजल्यपुर, जाजल्यदेव ने अपने नाम से एक नगर की स्थापना की और उस नगर का नाम रखा जाजल्यपुर, जिसे आधुनिक में अभी हम किस नाम से जानते हैं, जांजगीर नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके, जांजगीर को किसने बसाया या किसने शहर का निर्माण किया, तो क्या नाम लेना आपको, जाजल्यदेव। और साथ ही जाजलदेव ने जांजगीर शहर में ही भीमा तालाब का कंस्ट्रक्शन करवाया, मतलब बनवाया। भीमा तालाब, भीमा तालाब। एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया जिसे नक्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहां पर, जांजगीर में ही नक्टा मंदिर। मंदिर, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा यहां तक। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है, वो है जाजलदेव ने बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो ये दो क्वेश्चन यहां पर बन रहा है जो मैंने अभी लाइन पढ़ा। पहला कि पाली स्थित, मैं लिख रहा हूं उसको, इंपॉर्टेंट है लिख रहा हूं, यहां से याद रखिएगा कि पाली में जो स्थित है शिव मंदिर, ये पाली स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बना हुआ है, इसको याद रखना है कि पाली स्थित शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया।
और दूसरा क्वेश्चन है इसका जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब होता है मरम्मत। अब मंदिर बना हुआ है 100 साल, 150 साल, 200 साल में कुछ ना कुछ मरम्मत की जरूरत पड़ती है। तो मरम्मत या जीर्णोद्धार किसने कराया? तो जाजल देव प्रथम ने, रतनपुर के शासक जाजल देव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है व्यापम में, तो इसको याद रखिए। दोनों, निर्माण किसने करवाया और जीर्णोद्धार किसने कराया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो अगले शासक हुए हैं वो है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय। अब इसमें आप एक दो चीज फैक्ट याद रखिए कि इनके शासनकाल में त्रिपुरी शासक गयाकर्ण ने आक्रमण किया था, क्योंकि जाजलदेव प्रथम ने हमें देखा कि इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी त्रिपुरी से। अब इस स्वतंत्रता की घोषणा से त्रिपुरी के शासक बौखला उठे। अब बौखला उठे तो इन्होंने रतनपुर के कलचुरी शासक पे आक्रमण किया। तो किन पे किया? रत्नदेव द्वितीय पे। तो याद रखना, इनके राज्यकाल में त्रिपुरी शासक गयाकर्ण ने आक्रमण किया, और आक्रमण किया जिसको रत्नदेव द्वितीय ने हरा दिया। मतलब रत्नदेव द्वितीय इस युद्ध में विजयी हुए, ये जीत गए। ठीक, ये विजयी हुए और हार का सामना करना पड़ा त्रिपुरी शासक गयाकर्ण को, ये याद रख लेना। इसके बाद जो अगले शासक हुए वो है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय। अब इसमें आपको याद रखना है कि पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति, इनके सेनापति का नाम याद रखना है। इनके सेनापति थे जगतपाल या जगपाल। सेनापति का नाम था जगतपाल या फिर जगपाल। इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। राजीव लोचन मंदिर जो कि राजीव में स्थित है, मैं लिख देता हूं यहां पर, राजीव लोचन मंदिर जो कि राजीव में स्थित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया। तो इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? विलासतुंग ने। निर्माण किसने करवाया था? विलासतुंग ने। ये सब प्रश्न है, याद रखिएगा। निर्माण करवाया था विलासतुंग, विलासतुंग ने। लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसके दूसरे सामंत, जैसे एक जगतपाल हो गया, दूसरे सामंत का नाम है वल्लभराज। वल्लभराज। वल्लभराज ने रतनपुर में रत्नेश्वर सरोवर का निर्माण करवाया तथा खारुंग नाम से, खारुंग नाम से एक झील का निर्माण करवाया। यही खारुंग जो झील है, यही खारुंग झील है, इसका विस्तार करके खुटाघाट बांध का निर्माण किया गया। याद रखना, ये प्रश्न है। खारुंग झील का निर्माण वल्लभराज ने कराया। वल्लभराज कौन थे? पृथ्वीदेव प्रथम के, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत थे। और यही खारुंग झील का जो विस्तार है, जिसको आज हम बोलते हैं खुटाघाट बांध, ये सब याद रखना। इनके भाई का नाम था, पृथ्वीदेव द्वितीय के भाई का नाम था अकाल देव। अकाल देव। अकाल देव ने एक शहर बनवाया था जिसका नाम उन्होंने अकलतरा रखा। अपने नाम से ही क्या रखा? अकलतरा। ये 3-4 फैक्ट याद रखना। अकाल देव किनके भाई का नाम था? पृथ्वीदेव द्वितीय के भाई का नाम था अकाल देव। अकाल देव ने एक शहर का निर्माण कराया जिसका नाम इन्होंने अकलतरा रखा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद जो अगले शासक हुए वो है जाजल देव द्वितीय। जाजल देव द्वितीय। यहां से आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद जो अगले शासक हुए हैं जगदेव, इनमें भी ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद जो अगले शासक हुए हैं वो है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय। इसमें आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण कराया। ये सब प्रश्न है, याद रखना। लखनी देवी मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया? तो लखनी देवी मंदिर का निर्माण रत्नदेव द्वितीय ने करवाया। और एक चीज यहां से और याद रखना, इनके मंत्री गंगाधर ने एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया। इनके मंत्री गंगाधर, मंत्री का नाम था गंगाधर,
इन्होंने एक वीरा मंदिर का निर्माण कराया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि गंगाधर ने ही खरोद में स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ये याद रख लेना। इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था प्रताप मल्ल। थोड़ा फैक्ट ज्यादा हो रहा है। कलचुरी शासन व्यवस्था बहुत बड़ी है। रतनपुर के कलचुरी के जो शासक हुए हैं वो बहुत बड़ा है। इसका अगर हम डिटेल में पढ़ें तो कलचुरी जो शासक है का जो वीडियो बनेगा, लगभग 40 मिनट का वीडियो की मैं बात करूं तो 3 से 4 वीडियो बनेगा, और ये पूरा कलचुरी में एक वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं, तो थोड़ा तो कचरा होगा ही। तो आप कोशिश करिए, मैं वही चीजें बता रहा हूं जो कि व्यापम में प्रश्न बनने लायक है। सीजीपीएससी में बहुत डीप आता है वो सब मैं छोड़ रहा हूँ। जो व्यापम के लायक है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बने, बस वह उसी को लेते हुए चल रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगले शासक है उनका नाम है प्रताप मल्ल। तो इनके सिक्कों के बारे में आपको याद रखना है। इनके तांबे के सिक्के चक्राकार थे। वह षटकोण थे। इस तरह के इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनका जो शासनकाल था वो है 1198 से 1222 ईस्वी। अब प्रतापमल के बाद कौन शासक हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, मतलब ये इसके बाद के शासकों के बारे में जानकारी नहीं है अपने पास। तो इसके बाद जो अगले शासक हुए वो है वाहरेंद्र साय। वाहरेंद्र साय। इनका जो शासनकाल था वो 15वीं शताब्दी के अंत से, मतलब लगभग 1544 ईस्वी के आसपास इनका शासनकाल दिखा। मतलब 1222 के बाद से लगभग 300 साल तक के शासक को का नाम नहीं है अपने पास। तो आपको जरा टेंशन नहीं लेना है। यहां पर अगले शासक का नाम एग्जाम में नहीं आएगा, सीधा आएगा वाहरेंद्र साय। इन्होंने अपनी राजधानी, अब वाहरेंद्र साय ने अपनी राजधानी कहां बनाया? कोसंगा को अपनी राजधानी बनाया। कोसंगा अपनी राजधानी बनाया, कोसंगा को। तो ये प्रश्न बनेगा कोसंगा को राजधानी किसने बनाया? तो आपको आंसर लगाना है वाहरेंद्र साय, या इनको बोलते थे बाहर साय। मैं यहां लिख देता हूं, शासक का नाम था वाहरेंद्र साय, या इनको ही बोला जाता था बाहर साय। ये याद रख लेना। अब इन्होंने, वाहरेंद्र साय ने लाफागढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया। महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद जो अगले शासक हुए वो है कल्याण साय। अब कल्याण साय से एक दो फैक्ट आपको याद रखना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने रतनपुर में शासन किया और रतनपुर में एक किले में जगन्नाथ स्वामी के मंदिर की स्थापना करी। जगन्नाथ स्वामी मंदिर का क्या क्या किया? स्थापना किया। अब यहां पर इन्होंने एक राजस्व पुस्तिका भी तैयार की। राजस्व पुस्तिका, जिसे राजस्व की जमाबंदी प्रणाली कहा गया। तो याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इनमें से किस कलचुरी शासक ने राजस्व पुस्तिका या राजस्व की जमाबंदी प्रणाली से संबंधित कुछ पुस्तिका लिखी है? तो क्या नाम याद रखोगे? कल्याण साय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है
एग्जाम में आया हुआ है, व्यापम में पूछा गया है कि राजस्व पुस्तिका किन्होंने तैयार की या राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने तैयार की। तो किनका नाम आपको याद रखना है, कल्याण साय। और एक लास्ट फैक्ट यहां से, कल्याण साय से एक लास्ट फैक्ट याद रखना कि इसी जो जमाबंदी प्रणाली थी ना, जमाबंदी पुस्तिका, राजस्व की जो जमाबंदी पुस्तिका, इसी आधार पर एक अंग्रेज अधिकारी, इनका नाम आपको याद रखना है, मिस्टर चिस्म। मिस्टर चिस्म, इन्होंने छत्तीसगढ़ में रतनपुर एवं रायपुर को 18-18 गढ़ों में डिवाइड किया था। 18-18 गढ़ों में डिवाइड किया था। मतलब अगर ये छत्तीसगढ़ है, सपोज करते हैं ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है और ये शिवनाथ नदी है, ऐसे शिवनाथ नदी, ऐसे रतन, ये यहां पर सपोज ये महानदी में मिल गई और ये इस तरह से ये महानदी था, ये देखो ऐसा कुछ। तो 18 गढ़ इधर थे जिसे रतनपुर के अंतर्गत रखा गया, और 18 गढ़ रायपुर के अंतर्गत रखा गया। तो ये 18-18 गढ़ों में विभाजन किसने किया, मिस्टर चिस्म ने किया। ये भी प्रश्न है, मिस्टर चिस्म ने छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में विभाजित कर दिया। 18 गढ़ रतनपुर के थे और बाकी 18 गढ़ रायपुर के थे। तो ये विभाजन किस आधार पे किया, तो ये विभाजन का आधार था कल्याण साय द्वारा लिखित राजस्व पुस्तिका या राजस्व की जमाबंदी प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद अगले शासक हुए तखत सिंह। तखत सिंह, इससे एकमात्र फैक्ट याद रखना है, इन्होंने तखतपुर नगर, जो कि बिलासपुर में है, तखतपुर नगर मनियारी नदी के तट पे बसा हुआ एक नगर है तखतपुर, इसकी स्थापना की थी। इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम है राज सिंह। राज सिंह, राज सिंह ने ना से एक याद रखना, इन्होंने राजपुर नामक नगर की बसाया, राजपुर नगर को बसाया और वहीं रहने लगे। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे, राजसी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था गोपाल चंद्र मिश्र। गोपाल चंद्र मिश्र। तो गोपाल चंद्र मिश्र की एक रचना है खूब तमाशा। इनकी एक रचना है खूब तमाशा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खूब तमाशा के लेखक कौन है, गोपाल चंद्र मिश्र, याद रखना। इस एक यहां से प्रश्न आ सकता है। और राजसी ने ही बादल महल रतनपुर में एक महल का निर्माण कराया जिसका नाम इन्होंने रखा बादल महल। यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि बादल महल का निर्माण किसने कराया। इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम है सिरदार सिंह। इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम है रघुनाथ सिंह। अब यहां से कहानी बदलने वाली है, ध्यान से इसको समझना। रघुनाथ सिंह, यहां से एक कहानी में मोड़ आने वाला है। एक तो ये वृद्ध थे, याद रखना, एक तो ये वृद्ध थे और उसी समय इसके एकमात्र पुत्र का निधन हो गया था। ये वृद्ध थे और इनके एकमात्र पुत्र का निधन हो गया, तो मतलब ये शोकाकुल में थे। और उसी दौरान भोसला शासक, मतलब मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति जिनका नाम था भास्कर पंत, याद रखना है, भास्कर पंत। इन भास्कर पंत ने रतनपुर पे आक्रमण कर दिया। किनके शासनकाल में, रघुनाथ सिंह के शासनकाल में, जो कि वृद्ध थे और उनके उसी दौरान उनके पुत्र का निधन हो गया था, तो ये शोकाकुल में थे। और इस दौरान भास्कर पंत ने इनके शासनकाल पे आक्रमण कर दिया, तो रघुनाथ सिंह लड़े नहीं बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया और अपना शासन मराठों के अधीन कर लिया। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि कि मराठों के अधीन प्रथम रतनपुर के शासक कौन थे, तो नाम याद रखना, रघुनाथ सिंह।
रघुनाथ सिंह ऐसे शासक थे जो कि प्रथम मराठा अधीन कलचुरी शासक थे। और एग्जाम में आपके क्वेश्चन बना अंतिम रतनपुर के कलचुरी शासक कौन थे, तो वो भी रघुनाथ सिंह थे, क्योंकि यही रघुनाथ सिंह ही अंतिम कलचुरी शासक थे, अंतिम रतनपुर के कलचुरी शासक थे। ठीक है, इसके बाद अगले शासक है मोहन सिंह। अब मोहन सिंह के मृत्यु के बाद कोई कलचुरी के शासक नहीं हुए, सीधा मराठा शासक हुए। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग एक अलग खंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप याद रखना कि मराठा अधीन अंतिम कलचुरी, रतनपुर के अंतिम कलचुरी शासक कौन थे, तो उसका नाम क्या था, मोहन सिंह। ये याद रखिए। इसके बाद आपको रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में थोड़ा मैं फैक्ट बता दूं। रायपुर के कलचुरी वंश, जिस प्रकार तुम्माड़ से अलग होकर रतनपुर एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र शासन व्यवस्था प्रारंभ किए, उसी प्रकार रतनपुर से अलग होकर रायपुर में भी एक कलचुरी शासन व्यवस्था दिखाई दी। तो आपको यहां पर एक दो फैक्ट ही कि रायपुर शहर के संस्थापक कौन है, यह प्रश्न बनेगा। रायपुर शहर के संस्थापक कौन है, तो रायपुर शहर के संस्थापक हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, रामचंद्र देव के बेटे का या पुत्र का नाम था ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय। तो रामचंद्र देव ने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर को बसाया। ठीक है, या इतने फैक्ट याद रख लीजिए, बाकी यहां से उतना खास क्वेश्चन बनता नहीं है।